आप सभी का फिर से स्वागत है कोड टू सर्व अकेडमी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज? आज पढ़ेंगे जाना पहचाना टॉपिक जिसका नाम है बच्चों सेल। अगर आपने बायोलॉजी की पढ़ाई किसी भी क्लास से लेकर किसी भी क्लास तक की होगी तो आप बिल्कुल चित परिचित हो गए इस वाले टॉपिक से जिसका नाम है सेल। क्यों बच्चों? क्योंकि जैसे केमिस्ट्री शुरू होता है एटम से, वैसे ही बायोलॉजी के लिए बेसिक यूनिट क्या है बच्चों? सेल है। सब कुछ स्टार्ट सेल से ही होता है इन बायोलॉजी, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेल। ठीक है, दैट इज व्हाई वी ऑफन कॉल्ड सेल एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। Fundamental unit of life means fundamental means structural as well as functional, यानी कि सबसे छोटी इकाई जो किसी फंक्शन को भी परफॉर्म कर रही है एंड एज वेल एज एट द सेम टाइम स्ट्रक्चर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, उसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सेल कहते हैं। नाउ इस सेल से रिलेटेड जो भी चीजें हमें पता है उसका उससे रिगार्डिंग एक ये पूरा टाइमलाइन देखेंगे कि ये जो सेल का आइडिया है, क्योंकि देखो बच्चों सेल का आइडिया ना ये बहुत पुराना आइडिया नहीं है बल्कि एक रीसेंट आइडिया है जो पिछले कुछ 100 सालों के दरमियान हमारे ह्यूमन काइंड के बीच में डेवलप हुआ एंड देन रिसर्चेज हुई और आज हमारे पास सेल को लेकर के जो भी थ्योरीज एंड आइडियाज है वो उन्हीं सारे इवेंट्स का रिजल्ट है। तो बच्चों आज इससे पहले कि सेल के बारे में अच्छे से पढ़े और सेल के सारे स्ट्रक्चर और फंक्शंस को समझें, जरूरी ये हो जाता है कि हम उस कहानी को देखें जिस कहानी के थ्रू आज हमें सेल के बारे में इतना कुछ पता है। तो देखो इससे पहले कि उस कहानी पर भी चले, एक ओवरव्यू ले लेते हैं अबाउट सेल। क्या ओवरव्यू हम लोग ले सकते हैं अबाउट सेल? देखो भाई, डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे आसपास मौजूद है, यानी एक तरीके के जानवर तो नहीं है भाई, सब अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे ही जैसे। वो सारे ही ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने, यानी हम में और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में दिस इज द सिमिलर पॉइंट दैट वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, और यही सेल्स हमारे भी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है, उनके भी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है। इन जनरल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है कौन? सेल्स। और ये सेल्स जो है वो होता क्या है? सेल्स होता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जिसके बारे में हमने बात की। ठीक है, जो कि लाइफ के सारे शेप्स को फॉर्म करता है एंड अ सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा लिविंग पार्ट जो है दैट इज अ सेल। क्योंकि फिर सेल को और छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है बच्चों, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स हियर इज अगर मैं एक सेल को तोड़ देता हूं तो अब तो वो सेल नहीं है और साथ ही साथ वो जिंदा भी नहीं है। एक सबसे छोटा जिंदा यूनिट क्रिएट करने के लिए व्हाट इट टेक्स इज अ सेल, एट लीस्ट वन सेल। चलो यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। नाउ अब इन सेल का आइडिया जैसे मैंने कहा कि ये जो है ये बिल्कुल कोई बहुत पुराना आइडिया नहीं है बल्कि रीसेंट टाइम्स में डेवलप हुआ आइडिया है। कैसे? तो दुनिया में पहली बार ये जो वर्ड है टर्म सेल, ये आया ही कब? ईयर 1665 में। देखो ईयर 1665 में जो सेल टर्म है ये पहली बार इस्तेमाल किया गया। किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया बच्चों? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये टर्म दिया। अभी इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। देन काफी टाइम तक बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ सेल में। ठीक है, एंड दिस वाज नॉट द पॉइंट जब हमने ये मानना शुरू कर दिया था कि ये सेल सबके अंदर है। अभी बस पहली बार हमें सेल के बारे में पता ही चला था कि देयर इज अ स्ट्रक्चर लाइक सेल, एंड देन वहां से बहुत सालों बाद ईयर 1665 के बाद ईयर 1831 में ही कहीं जाकर ऐसा हो पाया कि सेल के बारे में अगला कोई बहुत बड़ा लीड सामने आया। और वो क्या था? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने
ईयर 1831 में एक सिग्निफिकेंट काम किया। उन्होंने देखा कि भाई सेल्स के अंदर एक बहुत अलग स्ट्रक्चर है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। आगे आपको ये भी पता है कि ये न्यूक्लियस सिर्फ इंपॉर्टेंट क्यों था, ये न्यूक्लियस के डिस्कवरी से क्या क्या चीजें चेंज हुई, उसके बारे में वी विल टॉक इन सम अदर लेक्चर। लेकिन ये न्यूक्लियस भी डिस्कवर हो गया ईयर 1831 तक। एंड देन उसके बाद थोड़ा प्रोग्रेसेस जो है वो रैपिड हुआ। कैसे? तो ईयर 1831 में न्यूक्लियस के डिस्कवरी के बाद इट वाज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम हियर कि ईयर 1838 1839 में क्या होता है, स्केल्डन एंड स्क्वान, दो इंडिविजुअल साइंटिस्ट जो अलग अलग फील्ड में रिसर्च कर रहे थे, उन दोनों ने ये प्रूफ किया या शो किया समहाउ दैट ये जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर ईयर 1665 में डिस्कवर हुआ था, इस तरीके का सेल्यूलर स्ट्रक्चर हर प्लांट और हर एनिमल में एग्जिबिट हो रहा है। और इन्होंने ही, स्केल्डन एंड स्क्वान ने मिलकर प्रपोज किया था सेल थ्योरी। और उस सेल थ्योरी में इन्होंने समराइज करके ये बताया कि कैसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। और ये थ्योरी फिर इतना ज्यादा रिमार्केबल साबित हुआ दैट टुडे वी नो कि भाई लिविंग होने के लिए ही द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नीड इज यू हैव टू हैव अ सेल। आपके पास कम से कम एक सेल तो होना ही चाहिए, तभी भाई आप लिविंग हो। बिना सेल के कोई लिविंग स्ट्रक्चर नहीं होता है। और अगर इसका दर्द पूछना है तो इसका दर्द पूछो वायरस से। बेचारा आज भी तड़प रहा है खुद को लिविंग साबित करने के लिए, लेकिन साइंटिस्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। व्हाई? क्योंकि इट इज एन ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर, उसके पास सेल नहीं है। समझ में आ रही बात? चलो वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। लेट अस मूव अहेड। चलो ये तो टाइमलाइन दिख गया कि कैसे टाइम के साथ धीरे धीरे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुआ रिगार्डिंग तो सेल्स। ठीक, लेकिन देखो सेल्स बनता कैसे है, एक क्वेश्चन तो ये भी था लोगों के पास, ठीक है, कि सेल्स कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो जरा बात करें ईयर 1838 और 39, जो मैंने कहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी आया था। तो ये ईयर 1838 और 39 में स्पेशल क्या था? देखो दो जर्मन साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मिथियास स्केल्डन और दूसरे का नाम था थियोडोर स्क्वान। ठीक, देखो इन्होंने जो डिस्कवरी करी थी दैट वाज ईयर 1838, इन्होंने जो प्रपोज किया था थ्योरी दैट वाज ईयर 1839 में। और इनके दोनों के थ्योरी को कंबाइन करके आज के समय पे सेल थ्योरी हमें दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन 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 द पॉइंट इज, ये पूरी रिसर्च जो इन्होंने की थी सेल से रिगार्डिंग, ये इनका पूरा का पूरा अपना रिसर्च भी नहीं था, जबकि इसमें इन्होंने हेल्प ली थी किसकी? इन्होंने ना एक अनसक्सेसफुल एक्सप्लेनिंग ऑफ न्यू, कैसे न्यू सेल्स बनता है, इसको लेकर के ईयर 1855 में रुडोल्फ वर्शो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सेल थ्योरी नाम का थ्योरी दिया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारा सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है। एक ये देखो तीन थ्योरी, तीन लोग, मिथियास स्केल्डन, थियोडर स्क्वान और रुडोल्फ वर्शो का ये कहना कि कोई भी नया सेल किसी पुराने सेल से ही आता है। अब इन तीनों के रिसर्च को, तीनों के थ्योरी को देखो मिला करके बनाया गया द सेल थ्योरी, जो क्या कहता है सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल या प्रोडक्ट ऑफ सेल का ही बना हुआ है। ठीक, यानी कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ सम काइंड ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, सेल्स सबसे बेसिक यूनिट होता है स्ट्रक्चर और फंक्शन का किसी भी ऑर्गेनिज्म में, यानी कि यूनिटरी फॉर्म में हमारे बॉडी में कोई भी चीज हो रहा है, वो चीज कौन कैरी आउट कर रहा है? सेल। हमारे बॉडी में जितना भी स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, वो चीज यूनिटरी फॉर्म में कौन फॉर्म कर रहा है? सेल। आई होप ये चीज क्लियर है। लास्टली ये रुडोल्फ वर्शो वाला पॉइंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे के सारे सेल्स किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होकर के फॉर्म होंगे। ठीक, लाइक देखो भाई, आप भी कभी फॉर्म हुए होंगे, ठीक, या जैसे मैं भी कभी फॉर्म हुआ होऊंगा। एक टाइम होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं भी नहीं एग्जिस्ट करता था, आप भी नहीं एग्जिस्ट करते थे। नाउ इमेजिन कि सबसे पहली बार आप एग्जिस्ट कब करने लगे? जब आप एज अ जाइगोट दुनिया में आए थे, जब द स्पर्म एंड ओवम रिस्पॉन्सिबल फॉर यू, वो दोनों जब फ्यूज हुए थे तो फर्स्ट सेल क्रिएट हुआ था जाइगोट, दैट वाज द यू। या मैं कह सकता हूं कि मैं भी कभी उसी फॉर्म में था, वहां से मेरी इंडिविजुअलिटी स्टार्ट हुई। लेकिन दैट न्यू सेल जिसने मुझे या कहो कि आपको बनाया, वो न्यू सेल कहां से आया बच्चों? वो तो हमारे पेरेंट्स के पुराने सेल से आया ना। यही थ्योरी वर्षों यहाँ कह रहे थे कि नो न्यू सेल कैन जंप आउट ऑफ नोवेयर, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है एंड आई
स्वैप माय थम्स और मैं बोलूं कि सेल आ गया, या किसी टेक्निक से मैंने एक सेल बना दिया। राइट नाउ एक लिविंग सेल हम लोग आर्टिफिशियल कंडीशन में नहीं बना सकते अनलेस एंड अनटिल कि उसे मैं किसी पुराने सेल से ही डिवाइड करवा कर ऑब्टेन कराऊं। अंडरस्टूड? वेरी गुड, एज सिंपल एज दैट। चलो आगे बढ़े। देखो भाई अब कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट्स के बारे में बात कर ले। सेल थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल थ्योरी सारे जगह पे अप्लाई होता है और अभी तक तो भाई हम लोग इसको ट्रू ही मानते हैं। चलो नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। ईयर 1635 टू 1703 तक इनका जो है पूरा लाइफ साइकिल चला। इन्होंने टर्म सेल को इंट्रोड्यूस किया। ना सिर्फ इतना बल्कि आइडिया ऑफ सेल वर्ल्ड के सामने इंट्रोड्यूस करने का भी काम इन्हीं का था। 1665 में ये बेसिकली सेल डिस्कवर नहीं करने जा रहे थे, इनका टारगेट सेल डिस्कवर नहीं करना था। ये एक ऑप्टिशियन थे जो कि क्या करते थे, अपने होम मेड माइक्रोस्कोप्स का यूज करते थे, यानी कि मैग्निफिकेशन के लिए वो अलग अलग ग्लासेस का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे थे, ठीक है, ताकि ज्यादा इफेक्टिव माइक्रोस्कोप बनाया जा सके। जब अपने इन्हीं होम मेड माइक्रोस्कोप्स के अंदर इन्होंने कुछ पेड़ के छाल को ऑब्जर्व किया, तो उसमें उन्होंने देखा कि वो जो पेड़ का छाल है वो कुछ इस तरीके का हनी बी का जो छत्ता होता है वैसा समथिंग छोटा छोटा कंपार्टमेंट्स को रिजेंबल कर रहा था। अब इन कंपार्टमेंट्स को देखकर वो काफी ज्यादा एस्टॉनिश हुए कि भाई ये तो बड़ा स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट है, ऊपर से देखकर ये तो पूरा एक जैसा यूनिफॉर्म लग रहा है, लेकिन जब जूम करके देखो तो पता चलता है छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बना है। इन्हीं कंपार्टमेंट्स को इन्होंने नाम क्या दे दिया था, सेल नाम दे दिया था। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि ये जो हनीकॉम्ब्स थे, ये जो हनीकॉम्ब सेल लाइक स्ट्रक्चर थे जिनको आगे चल करके सेल नाम दिया गया, ये सब सब नॉन लिविंग सेल था, डेड सेल था, ठीक है। तो इन्होंने डेड सेल ही देखा लेकिन सेल का आइडिया तो जरूर दे दिया इन्होंने। नेक्स्ट वी हैव रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जी ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन जी ने 1831 में जा करके इन्होंने बताया कि प्लांट सेल के सेंटर में तो एक अलग सा स्ट्रक्चर है जिसको कि बाद में न्यूक्लियस नाम दे दिया गया। यानी उन्होंने बताया कि सेल के सेंटर में, सेल के अंदर एक डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। लेटर दैट स्ट्रक्चर वेंट ऑन टू बी नोन एज न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट, थियोडर स्क्वान, थियोडर स्क्वान एंड मिथियास स्केल्डन। आप याद इसको ऐसे रखना बच्चों, स्क्वान एंड स्केल्डन, इसको ऐसे याद रखा जा सकता है, स्क्वान एंड स्केल्डन। देखो मिथियास स्केल्डन क्या थे, एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट यानी कि फिजियोलॉजिस्ट बोले तो जो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करते थे, ठीक। तो स्केल्डन ने क्या किया भाई, स्केल्डन ने ये देखा कि जितना भी प्लांट्स थे, जितने भी प्लांट्स, उन सभी में एक फंडामेंटल यूनिट कॉमन था, यानी कि सेल्स जो था वो सारे प्लांट्स में देखने को मिल रहा था। ये जर्मन फिजियोलॉजिस्ट मिथियास स्केल्डन, या यू मे रिमेंबर एज स्केल्डन, उन्होंने 1838 में ऐसा कहा। एंड द वेरी नेक्स्ट ईयर 1839 में थियोडर स्क्वान, जो कि ये भी जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे, ये एनिमल टिश्यूज पे कर रहे थे अपना एक्सपेरिमेंट, और वहां पे इन्हें पता चलता है कि भाई सेल्स जो है वो सारे एनिमल टिश्यूज में भी या एनिमल बॉडी में भी कॉमन है। और यहीं से द आइडिया वेंट वायरल दैट every animal, every plant, every living organism is made up of nothing else but cell। चलो भाई आगे देखो। लेकिन भाई आप ये सोचो कि जिंदा तो हम लोग तब से है जब से ह्यूमन काइंड है, या दिमाग तो हमें तब से है जब से हमने एग्रीकल्चर शुरू किया। देन हाउ दिस कैन पॉसिबल कि सेल या बॉडी के अंदर हो रहे एक्टिविटीज से रिलेटेड जो हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटीज है वो इतने पहले से नहीं है, या इतने पहले से डेवलपमेंट नहीं है, जबकि ये सारा डेवलपमेंट काफी रिसेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चों बायोलॉजी के डेवलपमेंट के बीच में ना एक बहुत बड़ा अड़ंगा ये था कि बायोलॉजी को समझने के लिए हमें कई बार माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना पड़ता था, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखना ये तो तब तक पॉसिबल नहीं है ना जब तक हमारे पास क्या नहीं हो, माइक्रोस्कोप नहीं हो। अगर माइक्रोस्कोप नहीं होगा तो हम लोग कैसे देखेंगे सेल को, सेल का आइडिया कैसे लगेगा, सेल तो इतना छोटा है कोई कैसे इमेजिन करेगा। और माइक्रोस्कोप एक रीसेंट इन्वेंशन है। कैसे? तो देखो भाई हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास का आइडिया काफी पहले से लग गया था, ठीक है, लेकिन वो मैग्नीफाइंग ग्लास में इतना पावर नहीं है कि वो बहुत छोटे चीज को बहुत बड़ा करके दिखा दे। हाँ, इट इज क्वाइट हेल्पफुल कुछ कुछ जगहों पे,
लेकिन इसका वो काम तो नहीं है जो एक माइक्रोस्कोप करता है। माइक्रोस्कोप का काम एक माइक्रोस्कोप कर सकता है क्या, तो वो स्मॉलेस्ट ऑफ एंटिटीज, स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स जो कि विजिबल नहीं है हमारे नेकेड आईज को, ये उन चीजों को भी विजिबल करवा देता है, उन चीजों को भी मैग्नीफाई करके दिखा देता है। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का टेक्नोलॉजी बच्चों आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारा जो डेवलपमेंट है रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल साइंसेस वो भी साथ में चला, सिमिल्टेनियसली चला। समझ में आ रही है बात? तो देखो सिंपल माइक्रोब्स जो था ना बच्चों, वो अराउंड 1632 से लेकर के 1723 के बीच में, है ना, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने पहला सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो डेवलप कर लिया था। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप जब डेवलप हो गया, ठीक, तो यहां से देखो कहानी शुरू होती है कैसे। देखो ये जो फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप्स थे ना, इनमें मैग्निफिकेशन पावर ऑलमोस्ट 200 टाइम्स तक था। ठीक, इनमें क्या लगा होता था, सिंगल बाय कॉन्वेक्स लेंस, एक सिंगल बाय कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता था इसमें, और इनका मैग्निफिकेशन पावर कितना होता था, 200 गुना तक देखने को मिलता था। ठीक, अब यहां तक भी ठीक है, पावरफुल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप तो आया, बेटर देन अ मैग्नीफाइंग ग्लास, नॉट बेटर, क्वाइट बेटर देन मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक, लेकिन अब इसके बाद जो होने वाला था वो इससे भी कहीं ज्यादा बेटर होने वाला था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने कंस्ट्रक्ट करा, और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इसमें पहली बार कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज किया जाने लगा, जिससे कि मैग्निफिकेशन पावर बढ़ जाए। यानी कंपाउंड माइक्रो सिंपल माइक्रोस्कोप में वी यूज वन टाइप ऑफ लेंस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इन्होंने इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करके देखो सेल्स नाम का स्ट्रक्चर ढूंढ निकाला था, जो वो कॉर्क सेल में सेल्स उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप, देन वी हैव कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इसके बाद जो हो रहा था दैट, इसके बाद जो हो रहा था दैट चेंज्ड एवरीथिंग इन बायोलॉजी, जो था बच्चों इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, जो कि छोटे से छोटे चीज को इतना गुना बड़ा करके दिखा सकता है, ठीक, कि ये बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी देखो ये इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इसमें बहुत ग्रेट एडवांसमेंट आया स्टडी ऑफ सेल में। कैसे, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बेंड होता था मैग्नेट्स के मदद से, और इसके वजह से इमेजेस को मैग्नीफाई किया जा सकता था। ये देखो इनका मैग्निफिकेशन पावर कितना है भाई, कहाँ ऊपर हम लोग 200 टाइम्स देख रहे थे, और ये कहाँ 200,000 टाइम्स जो है वो मैग्नीफाई कर रहा है चीजों को। यानी जो फर्स्ट जो माइक्रोस्कोप था बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप, 200 टाइम्स, इससे तो 1000 टाइम्स ज्यादा है ना उसमें मैग्निफिकेशन। देखो 200,000 टाइम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि इसमें इस वाले में क्या दिख रहा है, हमारे कंपाउंड वाले माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2000 टाइम्स, यानी कि 10 टाइम्स मोर देन, वी कैन से 10 टाइम्स मोर देन अ सिंपल माइक्रोस्कोप हमें देखने को मिलता है मॉडर्न ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर। देखो ये वो माइक्रोस्कोप है, या उस माइक्रोस्कोप का एक सिंपल मॉडल है जो किसने कंस्ट्रक्ट करा था, जो रॉबर्ट हुक ने कंस्ट्रक्ट करा था। आप इसमें देख सकते हो एक आईपीस है, इधर से आप देख सकते हो, यहाँ पर सामने एक ऑप्टिक लेंस होगा, यहाँ से इसमें जो है सामने जिस चीज को आप रखोगे उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो देखो इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है वो नजर आया था, जहाँ हनीकॉम्ब मेज लाइक डिफरेंट कंपार्टमेंट्स दिख रहा था, जो दैट लेटर वेंट ऑन टू बी नोन एज सेल्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। चलो अब जरा आगे देखें, तो वी वेर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसने पूरा कहानी चेंज कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बच्चों ऊपर यहाँ एक डायग्राम है, ये डायग्राम एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। कौन से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, आज के जमाने का कंपाउंड माइक्रोस्कोप है बच्चों ये। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक ने बनाया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओवर द टाइम उसी का डिजाइन, उसी का मॉडल बेटर और बेटर होते चला गया, और आज के टाइम पे बच्चों एक टिपिकल माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह से दिखता है, विथ वेरियस पार्ट्स एंड डिफरेंट फंक्शंस। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? लाइक आईपीस से स्टार्ट करें तो यहाँ से इमेज मैग्नीफाई करने के लिए ये एक आईपीस है, कोर्स एडजस्टमेंट जो कि रफ फोकस सेट करता है, फाइन एडजस्टमेंट जो कि लास्टली प्रिसाइज फोकस सेट करता है ताकि क्लियर एंड क्रिस्प इमेज मिले आपको, क्लिप यहाँ पर है
जो कि होल्ड करके रखता है स्लाइड को जगह पे जिस स्लाइड को आपको देखना है। देन यहाँ नीचे स्टेज हाइट एडजस्टर है, जिससे कि आप इस स्टेज का हाइट ऊपर नीचे सेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो नोज पीस, दिस इज कॉल्ड नोज पीस। ये रिवॉल्व करता है ताकि ये डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज, देखो यहाँ एक लेंस, यहाँ दो लेंस, यहाँ तीन अलग अलग लेंस यहाँ पे नीचे की तरफ है, जो अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर प्रोवाइड करता है। तो इसको रिवॉल्व करके आप मैग्निफिकेशन पावर चेंज कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव लेंस बोले तो वो लेंस जो मैग्नीफाई कर रहा है इमेज को, ठीक है, जिसके जिसके कॉम्बिनेशन से मैग्नीफाई हो रहा है, तो नीचे वाला लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। स्टेज जहां पर स्लाइड को होल्ड करके रखा जाता है। फिर उसके नीचे देखो डायफ्राम लीवर है। डायफ्राम लीवर को जो है उसके मदद से आप क्या कर सकते हो, लाइट कितना रीच कर रहा है यहाँ ऑब्जेक्ट तक, क्योंकि यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट आप रखोगे उसको देखने के लिए नीचे से बच्चों लाइट एमिट होता है, तो उस लाइट को कंट्रोल करने के लिए होता है यहाँ डायफ्राम लीवर। चलो ठीक है। नेक्स्ट आप देखो इसके नीचे दिखेगा कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, ये लाइट को ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है, जो कि प्रेजेंट हो सकता है शायद सारे माइक्रोस्कोप में या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब एक माइक्रोस्कोप में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सारे में कंडेंसर नहीं होता है। एंड लास्टली देखो बच्चों नीचे एक मिरर होता है, ठीक है, या फिर कोई लाइट सोर्स, या तो यहाँ कोई एलईडी बल्ब या कुछ भी जिससे लाइट निकले वो होगा, या तो एक मिरर होगा जो कि किसी सोर्स से आने वाले लाइट को यहाँ रिफ्लेक्ट करके ऑब्जेक्ट तक भेजेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो वेरी गुड, दैट वाज द सिंपल मॉडल ऑफ अ मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आई होप दिस इज क्लियर। चलो बच्चों माइक्रोस्कोप से आगे बढ़ जाए। तो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बात की थी, जहां मैंने कहा कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, विच आर बेंट बाय मैग्नेट्स, जिसके मदद से इमेजेस को मैग्नीफाई किया जाता है, और ये मैग्निफिकेशन 200,000 टाइम्स तक जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग सेल। अब जब हम लोग डीप सारे सेल्स को पढ़ेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से सारे सेल्स में क्या कॉमन है वो देख लेते हैं। जैसे जनरली एक सेल इतना छोटा होता है कि नेकेड आइज से नजर नहीं आए। सेल का शेप और साइज बहुत वेरी करता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, या अलग अलग एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट सेल में, ठीक। शेप और साइज जो होता है किसी भी सेल का, वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन से डिपेंडेंट होता है, यानी कि जैसा फंक्शन वैसा शेप, जैसा काम वैसा भेस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, सारा लिविंग सेल्स जो है वो क्या एग्जिबिट करता है, बेसिक प्रॉपर्टीज। जैसे सारे लिविंग सेल्स में रेस्पिरेशन हो रहा होता है, ग्रोथ हो रहा होता है, मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तभी ना वो जिंदा है। अगर रेस्पिरेशन ग्रोथ मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होता तो हाउ कैन अ सेल बी लिविंग, और अगर एक सेल ही लिविंग नहीं है तो हाउ कैन एन ऑर्गेनिज्म बी कॉल्ड लिविंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये देखो नर्व सेल्स जो है ये वन ऑफ द या सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स होता है। नर्व सेल्स, हमारे बॉडी में जो नर्व सेल्स पाया जाता है ये बॉडी का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स में से एक है, कई बार मीटर्स तक लेंथ चला जाता है इसका। अब देखो डिफरेंट शेप्स और साइजेस के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारा उदाहरण है। देखो जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स का शेप ऊपर से देखो तो ऐसा सर्कुलर नजर आता है, और साइड से देखने पर डिस्कॉइड। डिस्कॉइड कहने का मतलब है कि बच्चों साइड से फूला और बीच से चपटा, ऐसा शेप होता है किसका, रेड ब्लड सेल्स का। इसको बाई कनकेव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बाई कनकेव। देखो इधर से भी कनकेव, इधर से भी कनकेव, ऐसा, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको अमीबॉइड्स कहते हैं, इसका शेप कैसा था, अमीबॉइड, यानी नॉट फिक्स्ड शेप, जस्ट लाइक अमीबा। इनका शेप चेंज होगा जरूरत के हिसाब से। जबकि देखो कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स, ये भी हमारी बॉडी में होता है, कैसा है, देखो कॉलम्स के जैसा, ऐसा सर रफली कॉलम्स के जैसा है, इसमें कोई प्रॉब्लम, लॉन्ग और नैरो, डिफरेंट शेप ये भी हो गया भाई। जबकि नर्व सेल्स देखो ये तो लग रहा है कि ब्रांच्ड और लॉन्ग, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स एक पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट तक ओरिजिनेट हुआ है, इसको नर्व सेल बोल दिए। टू बी प्रिसाइज नर्व सेल को आप चाहो तो ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो, ज्यादा बेटर, ठीक, ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो, जहां पर, ठीक। तो आप देख सकते हो कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का जो शेप है वो अलग अलग दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। एंड अब अगर क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स के बेसिस पे बात करें तो सबसे पहले वी कैन क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स एज यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। सबसे पहला क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होगा, कुछ में मल्टीपल सेल होगा। अब एक सेल वाले और मल्टीपल सेल वाले में बेसिक डिफरेंस क्या होगा वो समझ लो। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेराइटी ऑफ टास्क होगा, यानी कि बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होगा। और ये सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस क्यों हो पाएगा,
क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी सारा सेल्स मिलकर काम करता है, आपस आपस में काम बांट लेता है, जिससे सारा कुछ और अच्छे से हो पाता है, इफेक्टिवली हो पाता है, और ये अडेप्टिबिलिटी इनके सर्वाइवल के चांस को बढ़ा देता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डेड सेल्स में भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे जो डेड एपिडर्मल सेल्स है एनिमल के स्किन पे, वो हमारे स्किन से बिल्कुल निकलता नहीं है, बल्कि वहां तब तक बना रहता है जिससे कि प्रोटेक्शन किया जा सके। आप समझो, आई एम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेरा स्किन भी लिविंग है, स्किन का सेल्स भी लिविंग है, लेकिन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ माई स्किन मोस्ट प्रोबेबली इज डेड, क्योंकि ऊपर का सेल्स जो डेड होता है उसको रिमूव होने में कुछ टाइम लगता है, एंड जब तक वो रिमूव होता है तब तक उसके नीचे का एक लेयर और डेड हो चुका होता है, जो कि मेरे लिए एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, ये भी क्लियर होगा। चलो आगे मैं बात करूं जरा डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में क्या बात किया जा सकता है भाई, तो डिवीजन ऑफ लेबर है क्या? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है स्पेशलाइज्ड रोल्स, अलग अलग ऑर्गन्स या अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स या अलग अलग टिश्यूज में रोल्स डिवाइड कर दिया गया, उसी को कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। लाइक हमारे बॉडी का हर एक सेल हर एक एक्टिविटी नहीं कर रहा होता है, बल्कि हमारे बॉडी का कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ एक्टिविटीज को करता है, कुछ दूसरा ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ दूसरे एक्टिविटीज को करता है। एंड इन शॉर्ट, जब हम लोग एक इंडिविजुअल के तौर पर खुद को देखते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर सारा एक्टिविटीज हो रहा होता है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज या कह लो ऑर्गन्स। चलो वेरी गुड, ये चीज समझ में आ रहा है भाई। यहां तक हमने इंट्रोडक्शन समझा। इंट्रोडक्शन किसका? इंट्रोडक्शन समझा भाई कि सेल कॉन्सेप्ट क्या चीज है। ये सारी चीजें बच्चों वही है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। ये 9th क्लास से कुछ बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स नहीं है, लेकिन क्योंकि 10th में भी हमें सेल पढ़ना है तो आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द बेसिक्स, ठीक है। अभी हमने ये समझ लिया भाई सेल क्या चीज है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कैसे नहीं आया, दिस वाज ऑल द इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्लास जब हमारा स्टार्ट होगा बच्चों, तो उसमें हम लोग डायरेक्टली सेल पे डीप डाइव करेंगे और सेल के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना स्टार्ट करेंगे, सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को समझना स्टार्ट करेंगे बच्चों। आई होप कि सेल पर हमारा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको पसंद आया, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मिलता हूं मैं आपसे फिर अगले लेक्चर में इसी तरीके से बायोलॉजी या केमिस्ट्री के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक या फैक्ट के साथ।